Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. So I'm back with the fourth part of the chapter 2, that is reproduction in the flowering plants, and all the previous three parts are very important because all topics are interconnected to each other. So I request you all, please go once through all the three videos of this chapter, right? And before moving ahead, I request you all, please like, share and subscribe my channel. And thank you to all the students who have already subscribed it, right? Okay, now moving before, and in today's topic we are going to cover the pollen pistil interaction and the artificial hybridization, right? So both topics are important, एंड इसमें एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन आता है, राइट? तो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों टॉपिक आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड इसमें एक बात और मैं और मेंशन करना चाहूँगी कि हमारे जो ये वाला जो चैप्टर है बहुत लेंथी चैप्टर है, ठीक है? तो इसको मैं आई डोंट नो कितने पार्ट्स इसमें बनेंगे, क्योंकि सारा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है तो टॉपिक बाय टॉपिक समझना भी है। तो लेट्स सी कि कितने पार्ट्स में ये टॉपिक हमारा कवर होता है, ये चैप्टर कवर होता है, राइट? तो विदाउट एनी डिले लेट्स मूव अहेड। ओके, द फर्स्ट टॉपिक इज द पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। नाउ व्हाट इज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन? देखिए, आई टोल्ड यू कि पॉलिनेशन हमने कवर कर दिया था लास्ट पार्ट में। नाउ पॉलिनेशन क्या होता है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या होता है कि जब पॉलिनेशन होता है, यानी कि पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं, तो वो जो पोलन है आगे फर्दर उनमें फर्टिलाइजेशन होगी कि नहीं होगी, यानी कि वो मेल गैमेट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? नाउ कौन आइडेंटिफाई करता है कि जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आके लैंड हुए हैं वो प्लांट के लिए राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन है या नहीं है, ठीक है? तो ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है पिस्टल, राइट? तो चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। पॉलिनेशन डज नॉट इंश्योर ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पोलन, मीन्स पॉलिनेशन प्रोसेस जब होता है तो कोई श्योरिटी, कोई गारंटी नहीं देता है कि जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आके लैंड हुए हैं वो उस प्लांट के लिए राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन है या नहीं है ना? क्योंकि हो सकता है कि जो पोलन ग्रेन आया है इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सेम प्लांट के में से ही आया है या किसी और स्पीशीज से उड़ के आया है वो जो है। अब हमने डिफरेंट एजेंट्स पढ़े थे जो कि पॉलिनेशन करवाते हैं, जो पोलन ग्रेन्स को लेके आते हैं, राइट? वो हमने लास्ट पार्ट में कवर किया था। तो क्या होता है, जब पोलन ग्रेन आके बैठ रहा है स्टिग्मा के ऊपर तो हमें नहीं पता वो सेम स्पीशीज का है कि नहीं है, सेम प्लांट से आया है कि नहीं आया है, या सेम प्लांट की डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, तो उस प्लांट के साथ वो कंपैटिबल होगा कि नहीं होगा, है ना? तो ऐसा तो नहीं कि जितने पोलन ग्रेन आए सब में जर्मिनेशन होगा और सब ओव्यूल तक पहुंचेंगे, नहीं। सिर्फ जो कंपैटिबल होते हैं उस प्लांट के लिए वो ही आगे प्रमोट किए जाते हैं, ठीक है? तो यही चीज़ इसमें बोलिए कि जो पॉलिनेशन है वो श्योरिटी नहीं देता कि जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आके लैंड हुआ है वो सही टाइप का पोलन ग्रेन है कि नहीं है, यानी कि वो जो पोलन है वो सेम स्पीशीज का है या नहीं है। अगर वो सेम स्पीशीज का है और कंपैटिबल है स्टिग्मा के लिए तो क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। ऑफन द पोलन ऑफ द रॉन्ग टाइप, कई बार क्या होता है जो पोलन है गलत टाइप का हो सकता है, वो किसी और स्पीशीज का हो या सेम प्लांट का ही है लेकिन सेल्फ इनकम्पैटिबल है, वो आके स्टिग्मा पे लैंड हो जाए। तो पिस्टिल के पास ये एबिलिटी होती है कि वो पोलन को रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये प्लांट के लिए राइट टाइप का पोलन ग्रेन है या रॉन्ग टाइप का पोलन ग्रेन है। राइट टाइप, रॉन्ग टाइप मीन्स वो उस प्लांट के साथ कंपैटिबल होगा या नहीं होगा। अगर तो वो हुआ रॉन्ग टाइप का तो क्या होगा, जो पिस्टिल प्रिवेंट्स द पोलन जर्मिनेशन, जो पिस्टिल है वो क्या करेगी, पोलन को जर्मिनेट नहीं होने देगी और फर्दर जो हमारे जर्म पोर होते हैं उनसे पोलन ट्यूब बनती है, ठीक है? तो फर्दर फॉर्मेशन नहीं होने देगी पोलन ट्यूब का, बिकॉज पोलन ट्यूब का क्या काम है, पोलन ट्यूब का ये काम है कि वो हमारा जो पोलन ग्रेन जर्मिनेट हुआ है उसको कहाँ तक लेके जाएगी, ओवरी तक लेके जाएगी, ताकि ओवरी के अंदर जो एग है वहाँ पे उसके साथ फ्यूजन हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके। बट अगर वो रॉन्ग टाइप का हुआ
होगा तो जो हमारा पिस्टल है उसको जर्मिनेट ही नहीं होने देगा, जर्मिनेट भी नहीं होने देगा और साथ में वो क्या करेगा, पोलन ट्यूब को भी ग्रो नहीं करने देगा। ठीक है, द कंटेंट्स ऑफ द पोलन ग्रेन रिचेस द ओवरी। अब देखिए इसमें वही चीज बोली है कि जो पोलन ग्रेन में जो भी कंटेंट होता है जब वो जर्मिनेट होता है फर्दर, अगर वो राइट काइंड का हुआ तो ठीक है, तो अब उसमें क्या होगी, अगर पॉलिनेशन कंपैटिबल है तो क्या होगा, जो पोलन ग्रेन है वो आगे जर्मिनेट करेंगे। ठीक है, और स्टिग्मा क्या करेगी, पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करेगी एक जर्म पोर के थ्रू, और वो पोलन ग्रेन जो कंपैटिबल है उसको ओवरी तक पहुंचाएगी, उसको जर्मिनेट करवाएगी, उसमें से मेल गैमेट्स बनेंगे और वो पोलन ट्यूब के थ्रू ओवरी तक जाएंगे। और वो कहाँ से एंटर करेंगे, ओव्यूल में माइक्रोपाइल एंड से एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको पूरा एक जो डायग्राम दे रखा है उसमें यही दिखाया है कि, एक मिनट, अब अपनी एनसीईआरटी ऑलवेज कीप विद यू योर एनसीईआरटी। ठीक है, अपनी एनसीईआरटी को अपने साथ रखना है, अगर साथ में रखोगे तो इजीली समझ में आएगा। अब जो इसमें ए है, ए में कुछ ऐसा है नहीं, बस ये बताया है कि जो स्टिग्मा के ऊपर जो हमारे वो हैं, अगर वो राइट काइंड ऑफ पोलन ग्रेन्स हुए तो क्या हुए, वो इस तरह से जर्मिनेट हो जाएंगे स्टिग्मा के ऊपर। जर्मिनेशन होगी, उसके बाद क्या होगा, स्टाइल के थ्रू यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोलन ट्यूब बनने लग जाएगी। पोलन ट्यूब वो चैनल जिसके थ्रू जो मेल गैमेट्स हैं वो कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, वो ओव्यूल तक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन आपको दिखा रखी है। उसके बाद नेक्स्ट आपको सी पार्ट दिखा रखा है, इसमें जस्ट उन्होंने ये बताया है कि, इसमें बस ये बताया है कि ये यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे पोलन ट्यूब स्टिग्मा के ऊपर आके बैठ गए हैं। ठीक है, अब ये जो पोलन ट्यूब है जब ये स्टिग्मा के ऊपर आके बैठ गए हैं यहाँ पे, अब क्या होगा, अगर ये कंपैटिबल है तो ये जर्मिनेट होना शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जर्मिनेशन हो जाएगी और ये देखिए यहाँ पे ये हमारा बन गया है पूरा पोलन ट्यूब। ये हमारा क्या बना है, पोलन ट्यूब बना है, ये पूरा जो बना है यहाँ तक। और इस पोलन ट्यूब के थ्रू क्या होगा, जो मेल गैमेट्स हैं वो कहाँ तक जाएंगे, ओवरी तक जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ओवरी में वो कहाँ पे एंटर कर जाएंगे, ओव्यूल के अंदर एक सिनर्जिड्स में एंटर कर जाएंगे। यहाँ पे आपको एक ये, अब सी में आ जाइए आप, सॉरी हाँ डी में आ जाइए। अब डी में देखिए क्या दिखा रखा है आपको, ये पूरा एक सिनर्जिड दिखाया है। ठीक है, ये और यहाँ पे ये जो मेल गैमेट है ये वो हैं जो ऊपर से आए थे हमारे पास। ठीक है, अब ये जो मेल गैमेट है ये आए हैं। ठीक है, अब ये सिनर्जिड के अंदर एंटर कर जाएंगे। जब ये सिनर्जिड में एंटर करेंगे तो यहाँ पे दिखा रखा है कि ये एग जो ऑलरेडी हमारे ओव्यूल में प्रेजेंट है, फ्लावर के ओव्यूल में प्रेजेंट है, ये वो एग है। ठीक है, ये एग ऑलरेडी प्रेजेंट है और ये मेल गैमेट्स हैं जो अभी पॉलिनेशन जो अभी पोलन ट्यूब के थ्रू एंटर किए हैं ओव्यूल में। ठीक है, और यहाँ पे एक सेंट्रल सेल है। अब यहाँ पे ये बताया है, जो ई वाला डायग्राम है वहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे ये बताया है इस डायग्राम में कि जो दो मेल गैमेट आए थे, ठीक है, जो दो मेल गैमेट आया था, एक तो चला जाएगा एग के पास। ठीक है, वो एक तो कहाँ चला जाएगा, एग के पास चला जाएगा, और एक कहाँ चला जाएगा, सेंट्रल सेल में चला जाएगा। ठीक है, एक ये देखिए यहाँ पे आ गया, ये एग के पास, एक ये आ गया यहाँ पे, ये आ गया एग के पास, और ये जो दूसरा है यहाँ पे जो है ये कहाँ चला गया, सेंट्रल सेल के पास चला गया। ठीक है, अब फर्क क्या होता है इसमें देखिए, तो इसमें ये बोला है कि इन 60% प्लांट, यानी कि जो 60% प्लांट होते हैं उनमें पोलन ग्रेन कब शेड करना शुरू करते हैं, कब झड़ना शुरू होते हैं, एट टू सेल्ड कंडीशन। टू सेल्ड कंडीशन कौन सी कंडीशन है, जहाँ पे दो सेल बनते हैं, एक तो होता है वेजिटेटिव सेल और दूसरा होता है जनरेटिव सेल। अब देखिए जो वेजिटेटिव सेल होता है ये क्या है, वेजिटेटिव सेल का कुछ काम नहीं है, ये एज इट इज रहेगा। एंड जो जनरेटिव सेल है इसमें फर्दर डिवीजन होगी। ठीक है, तो इन प्लांट्स में क्या होता है, जो जनरेटिव सेल होता है वो डिवाइड करता है और वो क्या बनाता है, वो बनाता है टू मेल गैमेट्स। क्या बनाता है, दो मेल गैमेट बनाता है। और ये दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन कब होता है, जब पोलन ट्यूब ग्रो कर रही होती है। ठीक है, और यही दो मेल गैमेट फिर क्या करते हैं, ये पोलन ट्यूब से ट्रैवल करते हुए कहाँ पे जाते हैं, ओवरी में जाते हैं, ओवरी में अंदर सिनर्जिड्स में जाते हैं। ठीक है, अब आगे हम फर्दर प्रोसेस पढ़ेंगे कि क्या होगा। ठीक है, तो
ये जो आपके नोट्स है ना, इट इज़ कम्प्लीटली फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो इन नोट्स को आप इनकी जो लैंग्वेज है, आई हैव नॉट चेंज मच एक्सटेंट कि आपका, ताकि जो सीबीएसई का जो क्राइटेरिया है कि कम्प्लीटली एनसीईआरटी से होना चाहिए, वो एज इट इज़ रहे, राइट। नाउ बट इन द प्लांट्स विच शेड द पोलन इन 3 सेल्ड कंडीशन, लेकिन उन प्लांट्स में जो 40% बचे हुए प्लांट्स हैं जिनमें पोलन शेड कब शेड करता है, पोलन ग्रेन्स कब शेड करते हैं, 3 सेल्ड कंडीशन में। अब 3 सेल्ड कंडीशन कौन सी है, एक तो बनेगा वेजिटेटिव सेल, और ऑलरेडी वहां पे बिगिनिंग से ही 2 मेल गैमेट बने होंगे। तो 2 मेल गैमेट हो गए, वेजिटेटिव सेल हो गया, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, 3 सेल फॉर्मेशन हो गए ना, तो इसको हम बोलेंगे 3 सेल्ड कंडीशन, राइट। तो यहाँ पे बिगिनिंग से ही क्या हो जाता है, 2 मेल गैमेट बन जाते हैं। वहां पे 60% में क्या हो रहा था, वहाँ पे 2 सेल थे, और उसके बाद वहाँ पे जनरेटिव सेल डिवाइड हो रहा था, बट यहाँ पे स्टार्टिंग से ही हमारे पास 2 मेल गैमेट्स हैं। नाउ पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी, बोले कि जो पोलन ट्यूब है जब वो मेल गैमेट को लेके आ रही है ओवरी तक, तो वो ओव्यूल में एंटर कर जाएगी। कहाँ से एंटर करेगी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि माइक्रोपाइल एंड से। माइक्रोपाइल क्या होती है, ओपनिंग होती है, जो कि हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ा है प्रीवियस पार्ट्स में। तो एक बार उसको आप देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे माइक्रोपाइल होगा, कहाँ पे क्या होगा, सिनर्जिड क्या होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस क्या होता है, ये ऑलरेडी हमने डिटेल में पढ़ रखा है प्रीवियस पार्ट्स में, आई थिंक पार्ट 2 में है ये, राइट। नाउ अब क्या बोला है कि जो हमारे पोलन ट्यूब है वो मेल गैमेट्स को लेके आएगी, ओव्यूल में एंटर करेगी माइक्रोपाइल एंड से, एंड देन वो कहाँ पे एंटर करेगी, सिनर्जिड्स में, ठीक है। और सिनर्जिड्स में एंटर कराने में कौन हेल्प करेगा उसकी, फिलीफॉर्म एपरेटस। जो तो फिलीफॉर्म एपरेटस है उसका बस ये फंक्शन है कि वो पोलन ट्यूब को गाइड करता है टू एंटर इनटू द ओव्यूल एंड देन सिनर्जिड्स। नाउ all the events from pollen deposition on the stigma until the pollen tube enters the ovule referred as the pollen pistil interaction। तो हमने ये जो पूरा प्रोसेस पढ़ा, जहाँ पे पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करने के बाद वो फर्दर जर्मिनेट करके कहाँ पे जा रहा है, ओव्यूल में जा रहा है। तो ये जो पूरा इवेंट है पोलन डिपोजिशन से लेके वो जब तक वो ओव्यूल के अंदर एंटर नहीं कर जाता, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। उसके बाद जो भी होगा फर्टिलाइजेशन, वो हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में पढ़ेंगे, राइट। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन इज अ डायनामिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग पोलन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय द पोलन प्रमोशन और इनहिबिशन। मीन्स ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है जहाँ पे हमारे पोलन ग्रेन पिस्टल के साथ इंटरैक्ट करता है, और फिर ये एक डायनामिक प्रोसेस है, राइट। मतलब कंटिन्यूसली चलता रहता है। जहाँ पे अगर पोलन ग्रेन राइट टाइप का हुआ तो वो आगे प्रमोट होगा, ठीक है, प्रमोशन होगी उसकी, और वो मेल गैमेट बना के कहाँ जाएगा, ओव्यूल के अंदर एंटर करेगा। बट अगर वो रॉन्ग टाइप का हुआ, इनकम्पैटिबल हुआ, तो उसको वहीं पे हमारे जो पिस्टल है उसको क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, राइट। इसमें हमने एक और टॉपिक मैंने आई थिंक मिस कर दिया। इसमें ये था कि हमारे जो पोलन ग्रेन होते हैं, ठीक है, जो पिस्टल होता है उसमें ये जो पावर होती है उसको आइडेंटिफाई करने की, वो किसके थ्रू होती है, वो होती है बाय द कंटिन्यूस डायलॉग बिटवीन द पिस्टल एंड द पोलन। मीन्स पोलन ग्रेन्स और पिस्टल के बीच में कंटिन्यूस डायलॉग हो रहा है। नाउ व्हाट इज दिस डायलॉग मीन्स, डायलॉग का मतलब यहाँ पे ये है कि जो पोलन स्टिग्मा पे आके लैंड हुए हैं उनमें से कुछ केमिकल्स जनरेट होते हैं। वही जो केमिकल्स जनरेट होते हैं उन्हीं केमिकल की हेल्प से जो पिस्टल है वो उसको आइडेंटिफाई कर पाता है कि ये केमिकल हमारे प्लांट टाइप का है, यानी कि इसके साथ कंपैटिबल कर पाएगा। तो वो क्या करेगा, अगर वो कंपैटिबल है तो उसको आगे प्रमोट करेगा। बट अगर वो जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं बाय द पोलन ग्रेन्स, तो क्या अगर वो कंपैटिबल नहीं है, यानी कि वो जो केमिकल्स उसमें से रिलीज हो रहे हैं वो उस प्लांट के साथ मैच नहीं कर पा रहे, तो वहीं पे उसको वो रिजेक्ट कर देता है। तो दिस इज कॉल्ड द कंटिन्यूस डायलॉग, जो कि किससे मेडिएट होता है, थ्रू द केमिकल्स रिलीज बाय द पोलन ग्रेन्स एंड द पिस्टल। पोलन और पिस्टल जो केमिकल्स रिलीज कर रहे हैं उसी को हम बोलते हैं कि जो कंटिन्यूस डायलॉग चल रहा है बिटवीन द पोलन एंड द पिस्टल, राइट। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। नाउ our next topic is the artificial hybridization. Now what is artificial hybridization? देखिए artificial hybridization simply हम बोल सकते हैं it is an approach to improve the crop yield, यानी कि
यील्ड को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, यील्ड के अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए तो ये उठाया गया एक कदम है जो कि जिसमें हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को परफॉर्म करते हैं। नाउ इसमें होता क्या है, दिस मेथड एंश्योर द यूज ऑफ द राइट काइंड ऑफ पोलन ग्रेन्स एज वेल एज स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कंटामिनेशन ऑफ द अनवांटेड पोलन ग्रेन्स। मीन्स इसमें क्या किया जाता है, जो पोलन ग्रेन्स राइट टाइप के हैं, ठीक है, तो हम ये एंश्योर करते हैं कि सही टाइप के पोलन ग्रेन ही स्टिग्मा पे आए। अदरवाइज क्या हो जाता है, अदरवाइज जो स्टिग्मा होता है उसमें क्या हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। मीन्स अगर वो कंटिन्यूअस पोलन ग्रेन्स के कांटेक्ट में आता रहेगा, कुछ कंपैटिबल होंगे कुछ इनकम्पैटिबल होंगे, बट उस पर हो क्या रहा है, कंटिन्यूअसली पोलन ग्रेन्स उस पर आके लैंड हो रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, तो स्टिग्मा होता है, इसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, ठीक है। तो ये जो मेथड है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हम क्या करते हैं, हम इंश्योर करते हैं कि राइट काइंड ऑफ पोलन ग्रेन्स ही स्टिग्मा के ऊपर आके लैंड करे एंड फ्रॉम द कंटामिनेशन ऑफ द अनवांटेड पोलन ग्रेन्स। और अगर स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स आए हैं, ठीक है, या हम क्या कर देते हैं, स्टिग्मा का एक्सपोजर रोक देते हैं पोलन ग्रेन्स के लिए, ताकि उसमें फर्दर कंटामिनेशन ना हो, कोई भी अनवांटेड पोलन ग्रेन आके उस पर लैंड ना करे। तो ये दो अप्रोच है इसमें। तो इसमें हमने क्या करना है, एक तो हम क्या इंश्योर करेंगे, ये इंश्योर करेंगे कि राइट काइंड ऑफ पोलन ग्रेन ही आके स्टिग्मा पे बैठे, और दूसरा हम ये इंश्योर करेंगे कि हम स्टिग्मा को अनवांटेड पोलन ग्रेन के कंटामिनेशन से प्रिवेंट कर सकें, राइट। नाउ अब ये जो हम पूरा हमने एक आइडिया लगाया कि किस तरह से हम पोलन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है, ये जो टेक्निक है, इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इसको हम दो प्रोसेस से अचीव कर सकते हैं। पहला है इमैस्कुलेशन एंड सेकेंड इज बैगिंग। नाउ व्हाट इज इमैस्कुलेशन एंड व्हाट इज बैगिंग, राइट। तो चलिए, इमैस्कुलेशन, इन केस फीमेल पेरेंट bears bisexual flowers, anthers are removed from the flower bud before the anther diastasis using a pair of the forceps। कहने का मतलब क्या है कि इस केस में क्या किया जाता है, ऐसे पेरेंट फ्लावर, जो फीमेल जो फ्लावर है जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, यानी कि मेल गैमेट भी प्रेजेंट होगा एंड फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट होगा, राइट। यानी कि मेल पार्ट कौन सा है हमारा, एंथर और स्टिग्मा, और फीमेल पार्ट कौन सा है, ओवरी, ठीक है। तो जिसमें एंथर, स्टिग्मा एंड ओवरी दोनों प्रेजेंट होंगे, यानी कि मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होंगे, तो उन फ्लावर्स में हम क्या करते हैं, जो एंथर होता है, ठीक है, एंथर क्या रिलीज करता है, पोलन ग्रेन, ठीक है। तो जो एंथर होता है उसको हम रिमूव कर लेते हैं। फ्लावर की बर्ड में प्रेजेंट होता है, यानी कि फूल की जो कली होती है उसमें क्या होगा, एंथर होगा, जिसमें से पोलन ग्रेन निकलेंगे, तो हम क्या कर लेते हैं, उस एंथर को रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। इससे पहले कि जो एंथर है वो पोलन ग्रेन को रिलीज करे, यानी कि वो मैच्योर हो जाए और पोलन ग्रेन को रिलीज करे, उससे पहले ही हम क्या करेंगे, एंथर को फोर्सेप की हेल्प से अलग निकाल लेंगे। तो इसमें हमने क्या किया, हमने मेल पार्ट को सिंपली हटा दिया। इसलिए हटाया क्योंकि अगर हमने मेल पार्ट को हटा दिया तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट ही नहीं होंगे और वो अननेसेसरी आके स्टिग्मा पे लैंड नहीं करेंगे, ठीक है। और सेकंड में हम क्या करते हैं, बैगिंग। तो हमने फर्स्ट वाले में क्या किया, हमने अनवांटेड पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पे आने से रोका, ताकि उसमें अगेन एंड अगेन अगर पोलन ग्रेन आके बैठेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, स्टिग्मा डिप्रेशन हो जाएगा, यानी कि जो स्टिग्मा है वो अच्छे से परफॉर्म करना बंद कर देगा। तो हमने इसमें क्या किया कि अनवांटेड पोलन ग्रेन को उस पे लैंड होने से बचाया, राइट। अब है बैगिंग। बैगिंग में हम क्या करते हैं, इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स, यानी कि जो हमने वो फ्लावर जिसमें से हमने एंथर को रिमूव कर लिया था, ठीक है, तो अब क्या बचा, उसमें सिर्फ फीमेल पार्ट बचा, यानी कि ओवरी बची। तो उस इमैस्कुलेटेड फ्लावर को हम क्या करेंगे, एक बैग से, यानी कि एक कोई भी आप पेपर का बैग ले सकते हैं या बटर पेपर का कोई बैग बना देते हैं एक सूटेबल साइज का, ठीक है। तो उससे हम क्या करेंगे, उस फ्लावर को जिसमें अब सिर्फ क्या बच गया है, फीमेल पार्ट बच गया है, ठीक है, यानी कि उसमें से हमने एंथर को तो निकाल दिया। जब एंथर ही निकाल दिया तो पोलन ग्रेन्स ही नहीं बनेंगे, पोलन ग्रेन बनेंगे नहीं तो उसमें क्या होगा, फर्दर मेल गैमेट्स भी नहीं बनेंगे। तो सिर्फ क्या बचेगा, उसमें ओवरी बचेगी जिसमें फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं इमैस्कुलेटेड फ्लावर। तो जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर है उसको हम क्या करेंगे, बटर पेपर या कोई भी एक ऐसे मतलब बैग से उसे कवर कर देंगे, ताकि उसका जो स्टिग्मा है उस पर कोई और किसी और प्लांट से पोलन ग्रेन आके ना बैठे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बैगिंग कहते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, स्टिग्मा में से
स्टिग्मा को अनवांटेड पोलन ग्रेन से बचा लिया। ठीक है, व्हेन द स्टिग्मा ऑफ द बैग्ड फ्लावर अटेन्स रिसेप्टिविटी, यानी कि बोले कि जब उसका स्टिग्मा मैच्योर हो जाता है, जिस फ्लावर को हमने क्या किया था, बैगिंग कर दिया था, यानी कि उसके फ्लावर को हमने क्या किया था, बटर पेपर या किसी के बैग से कवर कर दिया था। जब उसका स्टिग्मा इतना मैच्योर हो जाता है कि वो रिसीव करने के लिए रेडी है, तो वो क्या करते हैं, जो मैच्योर पोलन ग्रेन है, जो हमने एंथर क्या किया था, एंथर निकाल के रख लिया था ताकि वो पोलन ग्रेन रिलीज ना कर सके। अब हम क्या करेंगे, तो मैच्योर पोलन ग्रेन्स जो कि हमने एंथर से कलेक्ट किए हैं उनको डस्ट कर देंगे उस स्टिग्मा के ऊपर, वो जो मैच्योर स्टिग्मा है उसके ऊपर हम उसे डस्ट कर देंगे। डस्ट करने के बाद हम उस फ्लावर को दोबारा से रीबैक कर लेंगे एंड हम अलाउ करेंगे कि फ्रूट उसमें से डेवलप हो जाए, यानी कि तब तक वेट करेंगे जब तक उसमें से फ्रूट डेवलप होना शुरू नहीं, राइट। इन केस द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, लेकिन अगर ऐसा फ्लावर है जिसमें सिर्फ फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, यानी कि एक ही गैमेट प्रेजेंट है, यूनिसेक्सुअल है वो, तो इमैस्कुलेशन नॉट रिक्वायर्ड, इमैस्कुलेशन नहीं होता है, क्योंकि इमैस्कुलेशन हम करते क्यों हैं, मेल पार्ट को रिमूव करने के लिए। लेकिन अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही गैमेट प्रेजेंट है, या तो मेल या फीमेल, तो हम इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं है, राइट। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सीधे हमारा जो फीमेल फ्लावर है उसकी बर्ड को हम क्या करेंगे, बैक कर देंगे। ठीक है, मतलब कि उसको बैगिंग कर देंगे, यानी कि कवर कर देंगे उसके फ्लावर बर्ड को किसी बटर पेपर के बैग से फ्लावर के ओपन होने से पहले। और जब उसका स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो हम उसमें क्या करवाएंगे, पॉलिनेशन करवाएंगे। जो भी हमें डिजायर्ड पोलन ग्रेन है वो उस स्टिग्मा के ऊपर डस्ट कर देंगे और उस फ्लावर को रीबैक कर देंगे और अलाउ करेंगे कि उसमें से फ्रूट डेवलप हो जाए, राइट। नाउ व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देखिए आफ्टर पॉलिनेशन, जब पॉलिनेशन प्रोसेस हो जाता है, पोलन ट्यूब क्या करेगी, दो तरह के मेल गैमेट को रिलीज करेगी इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड। हमने पढ़ा था ना, अभी मैंने आपको बताया था पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में कि जो पोलन ट्यूब होती है वो क्या करती है, मेल गैमेट को लेके आती है ओव्यूल में, ओव्यूल के अंदर सिनर्जिड होते हैं, वो वहाँ पे एंटर करता है। तो ये लिखा हुआ है कि जो दो मेल गैमेट हैं वो कहाँ पे जाते हैं, सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में जाते हैं। उनमें से एक तो जो एग प्रेजेंट है किसके अंदर, ओवरी के अंदर फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, यानी कि एग प्रेजेंट है, तो एक मेल गैमेट तो उस एग के पास चला जाता है, उसके साथ फ्यूज हो जाता है। ठीक है, और कंप्लीट करके सिनगैमी कंप्लीट करके वो क्या बना देता है, डिप्लॉयड जाइगोट, यानी कि 2n कंडीशन में। n कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड। ठीक है, अगर सिर्फ n कंडीशन में बना है तो उसको बोलते हैं हैप्लॉइड, राइट, उसको हम क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड। लेकिन अगर 2n कंडीशन, 2n कंडीशन मीन्स व्हाट, 2n कंडीशन का मतलब होता है डिप्लॉयड जाइगोट, यानी कि जो जाइगोट बना है वो किस कंडीशन में है, 2n कंडीशन में है। तो हमने अभी यही पढ़ा कि अगर दो मेल गैमेट होते हैं, जब पॉलिनेशन प्रोसेस होता है तो वो दो मेल गैमेट पोलन ट्यूब के थ्रू एंटर करते हैं ओवरी में, ओवरी में जाके वो सिनर्जिड के अंदर उसके साइटोप्लाज्म में एंटर करते हैं। उनमें से एक मेल गैमेट तो एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है, और जो दूसरा मेल गैमेट है वो क्या करता है, और एक तो कहाँ पे चला जाता है, एग सेल के पास फ्यूज हो जाता है, उसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा, उसकी सिनगैमी को कंप्लीट करके एक जाइगोट बना लेगा, जो कि कैसा जाइगोट होगा, डिप्लॉयड, यानी कि 2n कंडीशन का जाइगोट होगा, राइट। नाउ जो अदर मेल गैमेट है, एक तो मेल के साथ फ्यूज कर गया, ठीक है, सॉरी एग के साथ फ्यूज कर गया। अब जो दूसरा मेल गैमेट था वो क्या करेगा, जो दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, ऊपर हमने देखा था ना प्रीवियस डायग्राम में, दो ऊपर पोलर न्यूक्लियाई थे जो कि कहाँ पे होते हैं, सेंट्रल सेल। हमने पढ़ा था दो मेल गैमेट में से एक एग के पास चला जाता है और जो दूसरा है वो सेंट्रल सेल में चला जाता है। तो सेंट्रल सेल में क्या है, दो पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो जो दूसरा मेल गैमेट है वो क्या करेगा, वो सेंट्रल सेल में चला जाएगा और उसके साथ फ्यूज करेगा, ठीक है। जब वो सेंट्रल सेल के साथ दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा, तो दो पोलर न्यूक्लियाई है और एक मेल गैमेट है, तो क्या बना लेंगे, ट्रिप्लॉइड। क्या बना लेंगे, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम बोलते हैं PEN, ठीक है। तो ट्रिप्लॉइड में क्या हुए, दो पोलर न्यूक्लियाई हुए और एक मेल गैमेट, तो तीनों मिलके उन्होंने क्या बना लिया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लिया, राइट। इन एज दिस इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ द 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। अब ये तीनों के तीनों जो थे, दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट, ये किस कंडीशन में थे, ये थे हैप्लॉइड। किस कंडीशन में थे, n कंडीशन में। इनके पास क्या था, हैप्लॉइड न्यूक्लियस था।
ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया। तो इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। सिंपल है, एक मेल गैमेट तो न्यूक्लियर एग के साथ फ्यूज हो गया और उसने एक डिप्लॉइड जाइगोट बना लिया, और दूसरा जो मेल गैमेट बचा था उसने क्या किया, जो सेंट्रल सेल में जो दो पोलर न्यूक्लियाई थे उनके साथ फ्यूज हुआ, और ये तीनों यानी कि दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट, ये किस कंडीशन में थे, हिप्लॉइड यानी कि एन कंडीशन में थे, और इन तीनों ने आपस में फ्यूज किया। तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। अब देखिए यहाँ पे आपको एक डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में, इसमें आपको एक फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो दिखा रखा है, ठीक है, जहाँ पे बताया है कि जाइगोट फॉर्मेशन हुई है, यानी कि डिप्लॉइड जाइगोट बना है, और पैन बना है यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है, जिसमें दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट जो बचा था उसने फ्यूज किया है आपस में। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा एक फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, अब इस फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक में क्या है, देखिए यहाँ पे है, ये है आपके, ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि इसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में क्या थे, दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट आपस में फ्यूज किया है। ठीक है, और ये किस कंडीशन में है, यहाँ पे देखिए दिखा भी रखा है, ये है आपका 3n कंडीशन में, यानी कि 3n का मतलब हैप्लॉइड कंडीशन में। और 3 क्या है, ये जो 3 यहाँ पे दिखा रखा है वो क्या है, एक है आपका मेल गैमेट और दो हैं आपके पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे, ये है आपका जाइगोट, वो जाइगोट जो कि किसके फॉर्मेशन से बना है, किसके फ्यूजन से बना है, एक ये है डिप्लॉइड कंडीशन में जो जाइगोट है, इसकी सिंगैमी पूरी हुई है तो ये डिप्लॉइड कंडीशन में आ गया। और ये बना कैसे था, जो ऑलरेडी ओवरी में एक एग था उसके और एक मेल गैमेट के फ्यूजन से ये बना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखा रखा है एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकॉट। डाइकॉट का मतलब जिसमें दो कॉटिलिडॉन्स होते हैं, उन प्लांट्स जिनमें दो कॉटिलिडॉन्स होते हैं उनमें क्या होता है, इस तरह से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और ये देखिए ये ग्लोब्यूल्स हैं, क्योंकि एक के ऊपर एक कनेक्टेड होते जा रहे हैं ना, तो इसको हम कहेंगे इसको हम बोलेंगे ग्लोब्यूलर। इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोब्यूलर। तो आपको यही दिखा रखा है कि ये जाइगोट है। ठीक है, ये 2n कंडीशन में है ये जाइगोट जो है, और ये एक डाइकॉट है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है, ये है ग्लोबुलर एम्ब्रियो, और जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो है फिर यहाँ पे ये क्या हो जाता है, हार्ट शेप में कन्वर्ट हो जाता है। और हार्ट शेप में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे एक मैच्योर एम्ब्रियो बन गया। तो उसमें क्या होते हैं, ये और ये दो तो कॉटिलिडॉन्स बन गए हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या बन गया है, प्लूम्यूल बन गया है, राइट। उसके बाद so here we have completed our two topics, that is pollen pistil interaction, artificial hybridization, and in the next video I will come back with the next topic, that is post fertilization event. तो तब तक आप इससे go through होइए, and if there is any confusion leave your comment in the comment section and I will definitely try to answer your question. Till then, bye bye, take care of yourself.